हेलो टू ऑल ऑफ यू। आज हम डिस्कस करेंगे लास्ट टाइप ऑफ सेल हमारे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में, जो कि है हमारा फ्यूल सेल। तो फ्यूल सेल जो होते हैं वो हमारे ऐसे डिवाइसेस होती हैं जो फ्यूल्स की कंबशन एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती हैं। हमारे पास बहुत सारे नेचुरल फ्यूल्स जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं, जो हम इस प्रोसेस के लिए यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन हो गया, मीथेन हो गया, मिथेनॉल हो गया, ऑक्सीजन हो गई। इसके अलावा हमारे और भी हाइड्रोकार्बन्स होती हैं जिनके हम फ्यूल सेल के अंदर यूज़ कर सकते हैं। तो फ्यूल सेल के अंदर हम जनरली क्या करते हैं, जो हमारे नेचुरल फ्यूल्स हैं उनकी कंबशन करेंगे। उनकी कंबशन करने के बाद जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है उस एनर्जी को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। कंबशन रिएक्शंस को हम फ्यूल सेल के अंदर यूज़ कर रहे हैं, मतलब सेल बनाने के अंदर यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि जो हमारी कंबशन रिएक्शंस होती हैं ना वो भी रेडॉक्स रिएक्शंस होती हैं। और एक सेल बनाने के लिए जो हमारी नेसेसरी कंडीशन है वो यही है कि हमारी जो रिएक्शन है वो रेडॉक्स रिएक्शन होनी चाहिए। तो हमारे फ्यूल्स की जो कंबशन रिएक्शन है वो रेडॉक्स होती है। इसकी वजह से हम हमारे फ्यूल्स की कंबशन वाली रिएक्शंस को फ्यूल सेल बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। अब बहुत टाइप के फ्यूल सेल जो हैं वो पॉसिबल हैं। उनमें से जो हमें डिस्कस करना है वो है हमारा हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल। तो अगर मैं आपको हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल का अरेंजमेंट जो है वो दिखाऊं, तो ये हमारे पास हमारा अरेंजमेंट जो है वो आ जाता है। एक बड़ा सारा कंटेनर होता है हमारे पास, जिसके अंदर हमारे पास दो पोरस कार्बन की इलेक्ट्रोड्स होती हैं। एक पोरस कार्बन और दूसरा पोरस कार्बन की जो इलेक्ट्रोड है, दोनों के अंदर हमने सूटेबल कैटलिस्ट जो हैं वो फिल किए होते हैं। उसी के साथ साथ जो हमारी दो इलेक्ट्रोड्स के बीच के अंदर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, ये हमारा कंसनट्रेटेड KOH या NaOH का सॉल्यूशन होता है। जो हमारे पास हमारी लेफ्ट वाली पोरस कार्बन की रॉड होती है उसे हम एनोड बोलते हैं, और उस साइड से हम हाइड्रोजन गैस को अंदर बबल करवाते हैं। जो हमारी राइट हैंड साइड में पोरस कार्बन की इलेक्ट्रोड होती है उसे हम कैथोड बोलते हैं, और राइट हैंड साइड से ऑक्सीजन को हम अंदर जो है वो बबल करवाएंगे। तो ये हमारे पास हमारा टोटल अरेंजमेंट जो है वो आ जाता है हमारे फ्यूल सेल का। अगर मैं आपको हाफ रिएक्शंस बताऊं हमारे फ्यूल सेल पे कौन सी हाफ रिएक्शंस प्रोसीड हो रही हैं, तो एनोड पे देखो जो हाइड्रोजन गैस हमने बबल की थी वो हमारे इलेक्ट्रोलाइट से हाइड्रोक्साइड आयंस के साथ रिएक्ट करके 4 मॉलिक्यूल प्रोड्यूस करती है पानी के, और उसके साथ 4 इलेक्ट्रॉन लूज करेगी। क्योंकि हमारी ये रिएक्शन एनोड पे हो रही है तो ये ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन है। तो यहाँ पे हमारे पास एनोड वाली साइड में हमने हाइड्रोजन गैस को बबल करवाया था। ये हाइड्रोजन गैस जो है वो हमारे इलेक्ट्रोलाइट में से हाइड्रोक्साइड आयंस के साथ रिएक्ट करके पानी के मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन करती है। कैथोड पे हमारे पास जो ऑक्सीजन गैस है वो ये 4 इलेक्ट्रॉन गेन करेगी और पानी के साथ रिएक्ट करके बनाती है 4 हाइड्रोक्साइड आयंस। तो हमारे पास हमारी ओवरऑल रिएक्शन ये हो जाएगी हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल की। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में कंबाइन होती हैं ओवरऑल रिएक्शन में, और हमारे पास प्रोडक्ट के अंदर 2 मोल्स ऑफ वाटर जो है वो बनती हैं। तो ये है हमारे पास हमारे हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल की हाफ रिएक्शंस। हाइड्रोजन ऑक्सीजन जो फ्यूल सेल है वो हमने सबसे पहले यूज़ किया था अपोलो मून फ्लाइट्स के अंदर। मतलब जो हमारे नासा के साइंटिस्ट थे, नासा के साइंटिस्ट ने इनको अपोलो मून फ्लाइट्स के अंदर यूज़ किया था एज ए सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। वहाँ पे उन्होंने जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल जो है वो यूज़ किया था, उसके अंदर हमारे फ्यूल की जो क्वांटिटी उन्होंने ली थी वो 200 kg ली थी, जो 11 डेज़ के लिए सफिशिएंट थी। मतलब 200 kg फ्यूल अगर प्रेजेंट होगा तो हम उससे हमारे रॉकेट के अंदर 11 डेज़ के लिए इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसी के साथ साथ जैसे मैंने आपको बताया कि हमारी इस रिएक्शन का जो ऑल ओवर प्रोडक्ट होता है वो पानी होता है, और इस हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल से जो हम पानी ऑब्टेन करते हैं वो हमारा 99.9% प्योर होता है। तो हमारे जो एस्ट्रोनॉट्स थे अपोलो मून फ्लाइट्स के अंदर, उन्होंने एक्स्ट्रा से कोई वाटर का सोर्स कैरी नहीं किया था, वो इस फ्यूल सेल में प्रोड्यूस हुए पानी को ही पीते हैं रॉकेट के अंदर और सर्वाइव करते हैं। इसके अलावा मैं आपको बता रहा हूँ हमारे हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल की कुछ एडवांटेजेस। तो पहली एडवांटेज है, बिकॉज ऑफ द कॉन्टीन्यूअस सप्लाई सच सेल्स बिकम्स नेवर डेड।
इनके अंदर कॉन्टीन्यूस सप्लाई होती रहती है, एनर्जी की कॉन्टीन्यूस कंबशन होती रहती है, इसलिए ये सेल कभी भी डेड नहीं होती, कभी भी काम करना बंद नहीं करेंगे। सच ए सेल यूजली ऑपरेटेड इन द टेम्परेचर रेंज ऑफ 70 to 140 डिग्री सेल्सियस। ऐसे सेल्स को हम जनरली ऑपरेट करते हैं 70 डिग्री से 140 डिग्री के बीच, एंड गिव्स ए पोटेंशियल ऑफ अबाउट 0.9 वोल्ट। और इससे कितना पोटेंशियल हमें मिल सकता है? 0.9 वोल्ट का। सेकेंड पॉइंट है, इन प्रैक्टिकल फ्यूल सेल्स आर 60 to 70% एफिशिएंट। प्रैक्टिकली जब हमने फ्यूल सेल्स को पढ़ा तो हमें ये पता लगा कि फ्यूल सेल जो होती हैं वो 70% एफिशिएंट हैं। मतलब जो हमारे पास हमारा 100 ग्राम फ्यूल होगा वो हमें 70% इलेक्ट्रिसिटी जो है वो प्रोड्यूस करके देगा। 100% कोई भी मशीन हमारी एफिशिएंट नहीं होती अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो ये काफ़ी एफिशिएंट है, 60 to 70% एफिशिएंट। और इनकी एफिशिएंसी जो है वो काफ़ी अच्छी मानी जाती है, क्योंकि जो हमारे पास थर्मल पावर प्लांट्स होती हैं या जो भी हम दूसरे प्लांट्स लगाते हैं, दूसरे प्रोसेसेस पढ़ते हैं, उनके अंदर जो हमें एफिशिएंसी मिलती है वो 30 to 40% मिलती है। तो उसके कंपैरिजन में ऑलमोस्ट डबल एफिशिएंसी हमें यहाँ पे मिल जाती है फ्यूल सेल्स के अंदर। नेक्स्ट इसके एडवांटेज हमारे पास आती है, दे डू नॉट कॉज एनी पोल्यूशन अनलाइक थर्मल प्लांट्स विच बर्न फॉसिल फ्यूल्स लाइक ऑयल, गैस, ऑयल। तो इसके अंदर हम किसी भी तरह का पोल्यूशन जो है वो नहीं करते हैं। थर्मल प्लांट्स के अंदर जब भी हम फॉसिल फ्यूल्स को बर्न करते हैं तो बहुत सारी पोल्यूशन वाली गैसेस जो होती हैं वो रिलीज़ होती हैं एटमॉस्फेयर में। तो ऐसा कुछ केस हमारे फ्यूल सेल के साथ नहीं होता। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है डिफ़िकल्टी इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्यूल सेल। फ्यूल सेल को बनाने में क्या क्या डिफ़िकल्टीज फेस हमें करनी पड़ सकती हैं, तो उसके लिए वो बता रहे हैं, हाई कॉस्ट ऑफ कैटलिस्ट नीडेड फॉर द इलेक्ट्रोड रिएक्शंस। जो हमारे इलेक्ट्रोड्स हैं उनके लिए जो हम कैटलिस्ट यूज़ कर रहे हैं वो काफ़ी महंगे कैटलिस्ट हैं, और इसलिए उनको अफोर्ड करना हर एक प्रोसेस में हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। सेकंड इसकी डिफ़िकल्टी है प्रॉब्लम ऑफ हैंडलिंग गैसियस फ्यूल्स एट लोअर टेम्परेचर और हायर प्रेशर्स। जो जैसे हमारा हाइड्रोजन है, मिथेनॉल है या मीथेन है, ये सारे हमारे गैसियस फ्यूल्स हैं। तो इनको लो टेम्परेचर और हायर प्रेशर पे थोड़ा सा कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है जब ये रियल गैस की तरह बिहेव करती हैं। उसके बाद हमारे पास थर्ड डिफ़िकल्टी आती है द कोरोसिवनेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स यूज़। जो भी हम इलेक्ट्रोड्स यूज़ करते हैं या इलेक्ट्रोलाइट यूज़ करते हैं वो हमारी इलेक्ट्रोड्स को कोरोड कर सकती हैं, जिसकी वजह से हमारी जो सेल रिएक्शन है वो थोड़ी सी अफेक्ट हो सकती है। तो ये हमारे पास हमारी 3 डिफ़िकल्टीज़ थी हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल में। तो जनरली जब भी आप फ्यूल सेल को डिस्कस करते हो आप फ्यूल सेल की डेफिनेशन दोगे, उसके बाद हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल में अपरेटस को आप एक्सप्लेन करोगे, उसके बाद आप इसकी एडवांटेजेस बताते हो और डिफ़िकल्टीज़ बताते हो। तो ये आपका पूरा टॉपिक हो जाता है हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल का। नेक्स्ट फिर हमारे पास आ जाता है कोरोजन का टॉपिक। ये हमारा लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर जो है वो इसके बाद ख़त्म हो जाएगा। तो कोरोजन देखो क्या होता है। कोरोजन जो है ना वो एक प्रोसेस होता है। इस प्रोसेस के अंदर जो हमारी मेटल्स होती हैं उन मेटल्स को हम धीरे धीरे ये देखते हैं कि वो डिग्रेड होना स्टार्ट हो जाती हैं। जब भी हमारी मेटल्स जो हैं वो मॉइस्चर के कांटेक्ट में आएंगी और एटमॉस्फेरिक गैसेस के कांटेक्ट में आएंगी, तो वहाँ पे हमारे जो भी एटमॉस्फेरिक गैसेस होती हैं और जो भी मॉइस्चर होता है वो मेटल के सरफेस पे रिएक्शन शो करता है। उन रिएक्शंस की वजह से क्या होगा, एक ऐसे कुछ कंपाउंड्स बन जाते हैं हमारे मेटल के जो हमारे किसी काम के नहीं हैं और फिर वो मेटल की प्रॉपर्टीज़ को अफेक्ट करते हैं। इसी प्रोसेस को हम कोरोजन बोल देते हैं। हमारी डेली लाइफ के अंदर जो कोरोजन का एक सिंपल सा एग्जांपल हम देखते हैं वो है हमारा रस्टिंग ऑफ आयरन, यानी कि लोहे को जंग लगना। तो ये भी हमारा एक कोरोजन का ही प्रोसेस होता है। तो अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूँ, द प्रोसेस ऑफ स्लोली ईटिंग ऑफ metals due to the attack of atmospheric gases on the surface of the metal resulting in the formation of compounds is called corrosion। तो हम सबसे सिंपल इसका एग्जांपल लेते होती हैं रस्टिंग ऑफ आयरन का, और हमें हमारे कोरोजन की थ्योरी जो है वो रस्टिंग ऑफ आयरन के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन करनी है। तो जब हम हमारे रस्टिंग के प्रोसेस को कोरोजन के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन करती हैं तो हमारी थ्योरी का नाम आता है इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी। रस्टिंग ऑफ आयरन के लिए जो हमने मैकेनिज्म यूज़ किया उसे हम इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो हमने यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ रस्ट की रिएक्शन शो करनी है उसे हम एक्सप्लेन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इसलिए इस थ्योरी को हम इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी भी बोल देते हैं। तो इसमें देखो सबसे पहले क्या होता है,
The water vapors on the surface of the metal dissolve carbon dioxide and oxygen from the air. Thus, the surface of metal is covered with the carbonic acid. तो यहाँ पे सबसे पहले देखो क्या होगा, जो हमारी आयरन मेटल होगी उसके सरफेस पे वाटर वेपर्स प्रेजेंट होते हैं और वो वाटर वेपर्स क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को डिसॉल्व करके कार्बोनिक एसिड बनाती हैं। कार्बोनिक एसिड जो है वो वैसे तो वीक एसिड है और वो जब डिसोसिएट होता है तो H+ आयंस को प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहला स्टेप आपको क्या याद रखना है कि जो हमारा आयरन सब्सटेंस होगा उसके सरफेस के ऊपर वाटर वेपर्स जो होती हैं वो CO2 और O2 को डिसॉल्व करके कार्बोनिक एसिड बनाती हैं और वो कार्बोनिक एसिड जो होता है वो बाद में H+ रिलीज़ करता है जो हमारे रस्टिंग को प्रमोट करती हैं। उसके बाद सेकंड स्टेप में देखो क्या होगा, जब हमारे आयरन मेटल जो है या आयरन का जो सब्सटेंस है वो ऑक्सीजन के साथ कांटेक्ट में आता है और H+ आयंस के साथ कांटेक्ट में आता है, तब वो वहाँ पे ऑक्सीडेशन शो करता है और हमारे आयरन एटम्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देती हैं। आयरन एटम्स जो हैं वो इलेक्ट्रॉन लूज़ करके +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में आ जाती हैं, फेरस आयंस की वो फॉर्मेशन करती हैं। क्योंकि इस स्टेप के अंदर जब हमारे आयरन को हमने कांटेक्ट में लाया ऑक्सीजन के साथ और H+ के साथ, तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन लूज़ हुए, इसलिए इस एरिया को हम एनोड की तरह मान के चलेंगे। तो ये सब बातें मैंने सेकंड पॉइंट के अंदर एक्सप्लेन की हुई हैं। आयरन इन कॉन्टैक्ट विद द डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन एंड प्रेजेंस ऑफ H+ आयंस अंडरगोज ऑक्सीडेशन। तो हमारा आयरन जो है वो आयरन 2+ में कन्वर्ट हो गया, साथ में 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो गए। द साइट वेयर अबव रिएक्शन टेक्स प्लेस एक्ट एज एनोड। मैंने बताया क्योंकि जो हमारा आयरन का साइट था वहाँ पे इलेक्ट्रॉन लूज़ हुए मतलब ऑक्सीडेशन का प्रोसेस है। और जनरली इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जिस पोर्शन में हमारी ऑक्सीडेशन होती है उस वाले पोर्शन को हम एनोडिक पोर्शन बोल देते हैं, तो ये एनोड की तरह बिहेव करेगा। फिर उसके बाद देखो सेकंड स्टेप में जो हमारे आयरन एटम ने इलेक्ट्रॉन लूज़ किए वो इलेक्ट्रॉन जो हैं वो मेटल के किसी दूसरे सरफेस तक माइग्रेट करते हैं और किसी और सरफेस पे जाके वहाँ पे ऑक्सीजन के साथ और H+ आयंस के साथ इंटरेक्ट करके पानी की फॉर्मेशन करते हैं। द इलेक्ट्रॉन लॉस्ट बाय द आयरन माइग्रेट थ्रू द मेटल टू द अनदर साइड ऑन द सरफेस एंड रिड्यूस डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन इन प्रेजेंस ऑफ H+ आयंस टू फॉर्म वाटर। अब देखो इस रिएक्शन के अंदर हमने 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए, तो ये रिडक्शन की रिएक्शन हो गई, इसलिए इस वाली साइट को हम क्या बोलते हैं, कैथोड बोलते हैं। द साइट वेयर अबव रिएक्शन टेक्स प्लेस एक्ट एज कैथोड। अब एक रिएक्शन हमने ये वाली पढ़ी है, एक रिएक्शन हमने इससे ऊपर पढ़ी थी Fe चेंजेस टू Fe2 पॉजिटिव +2 इलेक्ट्रॉन्स। उन दोनों इक्वेशंस को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास ओवरऑल रिएक्शन आ जाएगी। ये जो हमारा आयरन एटम्स थे यानी कि जो मेटल सरफेस था वहाँ पे जो आयरन एटम्स थे वो ऑक्सीजन के साथ और एसिड के साथ इंटरेक्ट करके आयरन एटम को फेरस आयंस में कन्वर्ट कर रहे हैं और पानी की फॉर्मेशन कर रहे हैं। ठीक है, ये जो हमारे फेरस आयंस यहाँ पे बनते हैं, ये फेरस आयंस जो होते हैं ये क्या करते हैं, ऑक्सीजन को डिसॉल्व कर लेते हैं पानी के साथ रिएक्ट करवा के, फेरिक ऑक्साइड बना देते हैं और ज़्यादा H+ प्रोड्यूस करते हैं। तो जितने ज़्यादा H+ प्रोड्यूस होंगे हमारी रिएक्शन जो होती है वो उतनी ज़्यादा बढ़ती रहती है, मतलब रस्टिंग का जो प्रोसेस है वो उतना ज़्यादा प्रोसीड होता रहता है। और लास्ट में ये जो हमारा फेरिक ऑक्साइड बनता है ये X मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर के साथ हाइड्रेशन शो करके Fe2O थ्राइस इंटू XH2O हाइड्रेटेड मॉलिक्यूल बना लेता है, जिसको हम रस्ट बोलते हैं। रस्ट के इस फॉर्मूला के अंदर मैंने बोला XH2O, मैंने ये नहीं बताया कि कितने अमाउंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इसके साथ अटैच होंगे। तो ये हम ऐसे बोलते नहीं है कि कितने पानी के मॉलिक्यूल अटैच होंगे, क्योंकि रस्टिंग के अंदर हमें ये देखना होता है कि हमारे लोहे को जो रस्ट है वो ज़्यादा लग चुका है या कम लग चुका है। अगर ज़्यादा रस्टिंग हो चुकी है, ज़्यादा जंग लग चुका है, तो वहाँ पे पानी के मॉलिक्यूल जो हैं वो ज़्यादा आएंगे। अगर कम रस्टिंग हुई है, कम जंग लगा है अभी, तो वहाँ पे पानी के मॉलिक्यूल कम आएंगे। तो रस्टिंग ज़्यादा हुई है या कम, उसके अकॉर्डिंग हमें X की वैल्यू जो है वो डिसाइड करनी होती है। अब उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है फैक्टर्स विच प्रोमोट कोरोजन। ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं हमारे जो कोरोजन को प्रमोट कर रहे हैं। तो पहले उसने बोला मोर रिएक्टिव मेटल्स। जितनी ज़्यादा मेटल हमारी रिएक्टिव होगी उतनी जल्दी वो इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगी, उतनी जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज़ करके वो क्या करेगी, आयनिक फॉर्म में आ जाएगी। जितनी जल्दी वो आयनिक फॉर्म में आएगी उतनी जल्दी ऑक्साइड में कन्वर्ट होकर रस्ट में कन्वर्ट हो जाएगी। इसका मतलब अगर हमारे मेटल की रिएक्टिविटी ज़्यादा है तो
तो उसकी कोरोजन होने के चांसेस ज़्यादा हैं। अगर हमारी मेटल की रिएक्टिविटी कम है तो उसके कोरोजन होने के चांसेस भी कम है। दूसरा हमारे पास पॉइंट आता है प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटीज़। अगर हमारे पास प्योर मेटल होती है, सपोज करो मेरे पास प्योर आयरन है, तो प्योर आयरन को कभी भी रस्टिंग कोरोजन जो है वो नहीं होगा। जो हमारे पास इम्प्योर मेटल्स होती हैं उनके अंदर जो इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट होती हैं, वो इम्प्योरिटीज़ जो होती हैं वो कोरोजन के प्रोसेस को हाईली एनहेंस करती हैं। तो अगर आपके मेटल के अंदर कोई भी इम्प्योरिटी प्रेजेंट है तो वो कोरोजन को एनहेंस करेगी, इसलिए कोई भी इम्प्योरिटी जो प्रेजेंट नहीं होनी चाहिए। तीसरा पॉइंट है हमारे पास एयर एंड मॉइस्चर। तो एटमॉस्फेरिक गैसेस जो हैं हमारे पास और उसके अंदर जो मॉइस्चर प्रेजेंट है वो भी जनरली रस्टिंग को प्रमोट करती हैं। अगर मैं वैक्यूम की बात करूं, मैं मेरी आयरन मेटल को वैक्यूम में रख दूंगा जहां पे कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, तो वहां पे हमारी आयरन मेटल को कभी भी जंग नहीं लगेगा। तो ये हमारे पास हमारे फैक्टर्स हो गए जो प्रमोट कर सकती हैं। उसके अलावा उसने बोला और कौन कौन से फैक्टर हैं। कोरोजन टेक्स प्लेस रैपिडली एट बेंड्स और स्क्रैचेस। जहाँ से भी हम मेटल को मोड़ देते हैं या जहाँ पे भी मेटल वगैरह पे कोई स्क्रैच आ जाता है, कोई कट आ जाता है, उन जगहों पर हमारी मेटल के कोरोजन होने के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाती हैं। लास्ट हमारे पास आ जाता है, अगर हमारे मेटल के साथ इलेक्ट्रोलाइट्स प्रेजेंट हैं तो वो इलेक्ट्रोलाइट्स भी क्या करते हैं, कोरोजन को एनहेंस कर देते हैं। जैसे मैं आपको बोलूं कि हमारे आयरन मेटल को पानी प्योर वाटर के साथ जो है वो रस्टिंग होने के कम चांसेस हैं एज़ कम्पेयर टू द सेलाइन वाटर। अगर मैं नमक वाला पानी यूज़ करूँगा तो वहाँ पे NaCl इलेक्ट्रोलाइट हमारे पानी के अंदर प्रेजेंट है जो कोरोजन के प्रोसेस को एनहेंस कर देगा। प्योर वाटर के अंदर ऐसा कोई भी इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट नहीं होता, तो वहाँ पे रस्टिंग के चांसेस थोड़े से कम होते हैं। तो ये हमारे पास हमारे फैक्टर्स थे जो कोरोजन को अफेक्ट करती हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है हमारा लास्ट पार्ट, प्रिवेंशन ऑफ द कोरोजन। हम हमारी मेटल को कोरोजन से कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, उसके लिए हमारे पास हमारा पहला मेथड है बैरियर प्रोटेक्शन। बैरियर प्रोटेक्शन में हम क्या करते हैं, हमारे आयरन मेटल को कुछ इस तरीके से कवर करेंगे कि हमारी आयरन मेटल जो है वो एयर या मॉइस्चर के कांटेक्ट में ना आए और कोरोजन की जो रिएक्शन है वो स्टार्ट ना हो पाए। अब हम हमारी मेटल को एयर या मॉइस्चर के कांटेक्ट में आने से कैसे रोक सकते हैं, हम हमारी मेटल के सरफेस को पेंट कर सकते हैं। पेंट करने से एक लेयर बन जाएगी जो लेयर मेटल और मॉइस्चर के बीच में इंटरेक्शन या रिएक्शन नहीं होने देती। इसके अलावा मैं मेरी मेटल के सरफेस पे ऑयल या ग्रीसिंग कर सकता हूँ जिसकी वजह से रस्टिंग जो है वो नहीं होती है। उसके अलावा मैं मेरी आयरन मेटल को या कोई भी मेटल को किसी और मेटल से कोट कर सकता हूँ जिस मेटल को हम नॉन कोरोडिंग बोलेंगे, मतलब जो कोरोड नहीं होती है। जैसे मान लो निकल है, क्रोमियम है, एल्यूमिनियम है, ये मेटल्स हमारी जनरली कोरोड होती नहीं है जल्दी से, तो हम इन मेटल से कवरिंग भी कर सकते हैं, एक थिन फिल्म बना सकते हैं हमारी आयरन मेटल के ऊपर, ताकि हमारी आयरन मेटल जो है वो कोरोड ना हो। तो ये हमारे पास कुछ एक मेथड थे जो हमने डिस्कस किए बैरियर प्रोटेक्शन के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन। तो सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन में हमने क्या बोलना है, देखो सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन में हम हमारी आयरन मेटल को या आयरन के सब्सटेंस को किसी और मेटल की लेयर के साथ जो है वो कवर कर देते हैं जो मेटल हमारी मोर रिएक्टिव होगी। अब हमारे पास हमारी आयरन मेटल थी, उसके ऊपर हमने एक लेयर और बना दी है किसी और मेटल की जो मोर रिएक्टिव है, तो वो मेटल मोर रिएक्टिव होने की वजह से पहले खुद कोरोजन शो करेगी, खुद कोरोजन का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट कर देगी और हमारे आयरन को प्रोटेक्ट कर लेगी। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि हमारी जो ऊपर लेयर वाली मेटल थी उसने खुद को सेक्रीफाइस कर दिया आयरन को कोरोजन से बचाने के लिए, इसलिए इस मेथड को हम सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन जो है वो बोलते हैं। जनरली जो सैक्रिफिशियल मेटल हम यूज़ करते हैं वो हमारी जिंक होती है, और जब हम जिंक की प्लेटिंग करते हैं हमारे आयरन सब्सटेंस के ऊपर तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, गैल्वेनाइजेशन बोल देते हैं। फिर नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है हमारा थर्ड मेथड जो है यूजिंग एंटी रस्ट सॉल्यूशंस। तो एंटी रस्ट सॉल्यूशन कौन से होते हैं हमारे, ये जनरली हमारे एल्केलिन फॉस्फेट और एल्केलिन क्रोमेट सॉल्यूशंस होती हैं। इन्हें हम एंटी रस्ट सॉल्यूशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये एल्केलिन होती है नेचर में। तो अगर ये एल्केलिन है नेचर में मतलब ये बेसिक हैं, तो ये हमारे आयरन सरफेस पे H+ आयंस जो कि एसिडिक होती हैं उनको अवेलेबल नहीं होने देंगे। अगर हमारे H+ आयंस वहाँ पे अवेलेबल नहीं हो पाएंगे तो रस्टिंग का प्रोसेस स्टार्ट नहीं हो पाएगा, इसलिए ये सॉल्यूशंस हमारे एल्केलिन हम लेके चलते हैं।
उसके अलावा जो हमारे फॉस्फेट सॉल्यूशंस होती हैं वो हमारी मेटल के ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर बना देंगे, जिसकी वजह से जो एयर और मॉइस्चर होता है वो हमारी मेटल के ऊपर अटैक नहीं कर सकता। जो हमारे एंटी रस्ट सॉल्यूशंस होती हैं ये जनरली हम यूज़ करते हैं कार रेडिएटर्स के अंदर, ताकि जो हमारे आयरन पार्ट्स हैं इंजन के उनके ऊपर रस्टिंग जो है वो ना हो पाए। तो ये हमारा थर्ड मेथड था एंटी रस्ट सॉल्यूशंस का। लास्ट फिर हमारे पास आ जाता है कैथोडिक प्रोटेक्शन। तो कैथोडिक प्रोटेक्शन में देखो हम क्या करते हैं, जो भी हमारे पास हमारा आयरन का सब्सटेंस है जिसे हमें कोरोजन से बचाना है, उस आयरन के सब्सटेंस को हम डायरेक्टली कंबाइन कर देते हैं हमारे किसी और मेटल के साथ या किसी वायर के साथ, और वो मेटल जो होती है वो आयरन सब्जेक्ट से ज़्यादा रिएक्टिव होती है। इस केस में हमारा आयरन जो होगा वो कैथोड की तरह बिहेव करेगा, और जो हमारे साथ मेटल हमने कंबाइन किया है उसे हम प्रोटेक्टिंग मेटल बोलते हैं, वो मेटल हमारी एनोड की तरह बिहेव करती है। अब देखो आयरन जो है वो कैथोड है तो वो तो इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा नहीं, उस पर तो रिडक्शन का प्रोसेस होगा। जो हमारी प्रोटेक्टिंग मेटल थी वो एनोड की तरह बिहेव कर रही है तो वो इलेक्ट्रॉन लूज़ करती है। जब वो इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगी तो वो इलेक्ट्रॉन जो है वो गेन कर लेगा हमारा कैथोड यानी कि हमारा आयरन सब्सटेंस, और वो जो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा वो H+ आयंस के साथ रिएक्ट होकर हाइड्रोजन गैस बना देंगे, जिससे H+ आयंस की अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी। और जब H+ आयंस की अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी तो इसका मतलब वहाँ पे रस्टिंग का प्रोसेस आयरन के ऊपर स्टार्ट नहीं हो पाएगा। तो इस तरीके से आयरन जो है वो हमारा कोरोजन के प्रोसेस से बच जाएगा। इस मेथड के अंदर हमने आयरन को कैथोड बना के उसको कोरोजन से बचाया, इसलिए इस प्रोसेस का नाम होता है कैथोडिक प्रोटेक्शन। तो ये हमारे पास हमारे 4 मेथड थे कोरोजन से प्रिवेंशन के लिए। यहाँ पे हमारा चैप्टर जो है वो ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट चैप्टर फिर केमिकल काइनेटिक्स स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर से। थैंक यू।